दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वेलकम टू एकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो आपको पता ही है, एकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स में हम डेली जियोपॉलिटिकल अपडेट्स और उसके इंसाइट्स बताते हैं। तो आज के जियोपॉलिटिकल अपडेट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब ईरान को इस युद्ध से दर्द होने लगा है। परेशान वो पहले ही हो रहा था, लेकिन अब वो परेशानी दुनिया में नज़र आने लगी है दुनिया को। वो क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसे क्या परवाना है, वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और ईरान के साथ साथ अब कहीं ना कहीं यूएस भी अब चाह रहा है कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, जो भी इसका नतीजा निकलना है वो जल्दी से जल्दी कंक्लूड हो। और यूएसए में ऐसा क्या नज़र आ रहा है उसके बारे में भी आज बात करेंगे। यूएसए और ईरान के इस जंग के डिटेल्स के बाद मैं आपको ले चलूँगा यूक्रेन। और यूक्रेन का मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट से क्या नतीजा निकल के आ रहा है। क्या यूक्रेन मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के बाद पहले से ज़्यादा, हम सब सोच रहे थे कि वो कमज़ोर होगा, लेकिन कमज़ोर होने की जगह यूक्रेन क्या पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। और ये जो ताकत यूक्रेन ने इस जंग में गेन करी है, कैसे वो रशिया को परेशान कर रही है, आज हम इन दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम यहाँ पर जियोपॉलिटिकल अपडेट्स देते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने ट्रुथ सोशल पर एक ट्रुथ डाला था, वो ये था कि कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ विच आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द मिडिल ईस्ट dispute going on so visibly and violently, for all these was all to see, have asked the United States if we could help free up their ships which are locked up in the Strait of Hormuz on something which they have absolutely nothing to do with. They are merely neutral and innocent bystanders for the good of Iran, the Middle East, and the United States. We have told these countries that we all guide their ships safely out of these restricted waterways so that they can freely and ably गेट ऑन देयर बिजनेस। अब वो कह रहा है कि हमारे पास ऑल ओवर वर्ल्ड से जितनी भी कंट्रीज के शिप मिडिल ईस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाते हैं, उन सब का हमारे पास फ़ोन आया है, या वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या हमारी शिप्स को आप सेफली बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जब इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने जब किसी को कुछ कहा नहीं है, तो हमारे शिप्स क्यों अटके रहे। पिछले 2 महीने से उन सबके शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अटके हुए हैं। कोई अरेबियन सी में फंसा हुआ है, तो कोई मेडिटेरियन सी में फंसा हुआ है, कोई गल्फ ऑफ ओमान के पास फंसा हुआ है। तो वो ट्रम्प कह रहा है कि मेरे पास उन सबका मैसेज या कॉल जो भी आ रहा है वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे शिप को फ्री किया जाए। अब जब उनसे ये रिक्वेस्ट करी गई, तो ट्रम्प साहब कहते हैं कि अगेन, दीज आर द शिप्स these are ships from the areas of the world that are not in any way involved with which is currently taking place in the Middle East. I have told my representative to inform them that we will use best efforts to get their ships and crews safely out of the strait. In all the cases, they said they will not be returning until the area becomes safe for navigation and everything else. This process, Project Freedom, अब इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है Project Freedom, will begin Monday morning, मतलब आज सुबह से, Middle Eastern time. I am fully aware that my representatives are having very positive discussions with the country of Iran. कैसे है वो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा, and that these discussions could lead to something very positive for all. The ship movement is merely meant to free up people, companies, and countries that have done absolutely nothing wrong. They are victims of circumstances. This is humanitarian gesture on behalf of the United States. Humanitarian gestures, ये हमेशा ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर यूएसए देता रहा है, वो सबने देखा है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, बट इन पर्टिकुलर द कंट्री ऑफ ईरान, many of these ships are running low on food and everything else necessary for large scale crews to stay on board in a healthy and sanitary manner. I think it would go a long way in showing goodwill on behalf of all those who have been fighting so strenuously over the last number of months. If in the way this humanitarian process is interfered with, that interference will unfortunately have to be dealt with forcefully. Thank you for your attention to this matter. अब वो कह रहा है कि अगर इसमें, इस ह्यूमैनिटेरियन प्रोसेस में कोई भी इंटरफेरेंस आई, तो उस इंटरफेरेंस को फोर्सफुली मैं मैनेज करूंगा। मतलब कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि अगर मैं इन शिप्स को गाइड कर कर स्टेट ऑफ हॉर्मूज से बाहर निकालूंगा, और अगर इसके दौरान कोई भी बंदा, ऑब्वियसली ईरान की बात कर रहे हैं, कोई भी इसमें मेरे को बाधा डालेगा, तो मैं फोर्सफुली उसके अगेंस्ट जाऊंगा। मतलब इनडायरेक्टली कह रहा है ईरान को कि भाई मुझे ये काम करने दो, बीच में बताओ। अब ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है, प्रोजेक्ट फ्रीडम,
उसको आज सुबह से स्टार्ट कर दिया गया। ये कल का ट्वीट है, ये 3 तारीख संडे का ट्वीट है। मतलब वो तो हमारे ऑब्वियसली 24 घंटे हमसे पीछे चलते, मोटा मोटा 24 घंटे पीछे चलते। तो ये 3 तारीख का, मैं अपने टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, 3 मई 2026 का ये ट्वीट है। और ये 4 मई 2026 को ये काम इन्होंने शुरू कर दिया। यूएस मिलिट्री सपोर्ट्स लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट फ्रीडम इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। यूएस सेंट्रल कमांड सिटकॉम forces will begin supporting Project Freedom May 4 to restore freedom navigation for commercial shipping through the Strait of Hormuz. This mission, directed by President, will support merchant vessels seeking to freely transit through the essential international trade corridor. A quarter of the world's oil trade at sea and significant high volume of fuel and fertilizer product are transported through the straits. Our support for this defense mission is essential to regional security and global economy as we maintain naval blockage. कह रहा है कि हम इसमें सपोर्ट करेंगे लेकिन अपना नेवल ब्लॉकेज जो है वो हमेशा चालू रखेंगे। Last week, the US Department of State announced a new initiative in partnership with the Department of War to enhance coordination and information sharing among international partners in support for maritime security in the strait. The Maritime Freedom Construct aims to combine diplomatic action with military coordination, which will be critical during the Freedom Project. US military support to Project Freedom will include guided missile destroyers, over 100 land and sea-based aircraft, multi-domain unmanned platforms and 15,000 service members. अब ये सारी चीजें यूएस इस चीज के लिए एलोकेट कर रहा है, जिसमें गाइडेड मिसाइल्स हैं, लैंड एंड सी एयरक्राफ्ट हैं, मल्टी डोमेन अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स हैं और 15,000 बंदे हैं, 15,000। तो ये नेवल ब्लॉकेट को करके जितनी भी शिप्स हैं, ट्रम्प साहब और यूएसए की नेवी जो है वो फंसी हुई शिप्स को गाइड करके बाहर निकालेंगी। और ट्रम्प ने बोला इट इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर, जो कि मैंने शुरू करा है ताकि दुनिया को दिक्कत ना हो। दुनिया को तो चलो क्या ही है, दिक्कत तो हो ही रही है, वो तो सबको पता ही है, दिक्कत तो आपने कर ही दी है ये वॉर शुरू करके ही। अब एक न्यूज़ आई थी अल जजीरा में, आई है, काफ़ी हर जगह आई है। मैंने अल जजीरा से आपका ये आर्टिकल या फिर वीडियो ली है, ये ट्विटर से मैंने लिया है। यहाँ लिखा है कि ईरानियन सुपर टैंकर कैरिंग $220 मिलियन ऑयल इवेट्स यूएस ब्लॉकेड टैंकर ट्रैकर सेस। अभी आप वीडियो देखिए आप, ये VLCC ह्यूज है जो कि यहाँ से ईरान से चला है और आपका चाइना पहुंच गया, उसकी डेस्टिनेशन चाइना थी। तो ये वो आप देखेंगे, ये आपका ईरान से चला था, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकल के यहाँ पर यूएस का ब्लॉकेड है, ये ओमान है ना, तो ये ओमानियन आपका इधर इसने यहाँ पर यूएस ने यहाँ ब्लॉकेड लगा रखा है मोटा मोटा, ये इस तरफ थोड़ा थोड़ा, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, यहाँ ऐसे। अब वो कह रहे हैं कि यार ईरान से निकला, यहाँ से यूएस का ब्लॉकेड पार करा, नीचे से श्रीलंका से होता हुआ, स्ट्रेट ऑफ मलाका से निकलता हुआ और आपका डेस्टिनेशन चाइना की तरफ ये पहुंच गया। वो बोलने लगे ऐसे कैसे हो गया। तो मोटा मोटा वो आपको मैं हकीकत बताऊं उनका कहने का क्या मतलब है। जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज हैं और ट्विटर पे लोग अपनी छाती पीटने की, यार यूएस का क्या ब्लॉकेड है, एक शिप निकल गया और ईरान ने तो हरा दिया, और भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएस का ब्लॉकेड बहुत तगड़ा है, आप हकीकत मान के चले, यूएस ने बहुत तगड़ा ब्लॉकेड लगा रखा है, बहुत अच्छा ब्लॉकेड लगा रखा है। उस ब्लॉकेड ने ईरान की कमर तोड़ रखी है अच्छे से। एक शिप से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। एक शिप तो मेरे को लग रहा है यूएस ने भीख में निकाल दी होगी या मजे लेने के लिए निकाल दी होगी। जैसे बात कर रहे होंगे यार एक निकल रहा है, चल निकलने दे यार, देखी जाएगी, या देखते कहां तक जाता है या क्या करता है। मतलब आप मान के चलिए एक शिप तो भीख में छोड़ दी होगी। यूएसए का ब्लॉकेड इतना कारगर साबित हो रहा है इस टाइम, उनका हमला इतना इफेक्टिव नहीं है जितना यह ब्लॉकेड इफेक्टिव है। पूरी तरीके से ईरान की इकोनॉमी चरमरा गई है और घुटने पर आ गया ईरान। कैसे आ गया मैं अगली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा, अगली पूरी स्लाइड इस चीज पे डेडिकेटेड है मेरी। लेकिन आप मान के चलिए यूएस का ब्लॉकेड इतना ज्यादा इफेक्टिव है दैट इट इज हर्टिंग ईरान टू द कोर। नस नस तक दबा रखी है ईरान की इस ब्लॉकेड ने। तो एक टैंकर निकल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। $220 मिलियन है, बिलियन डॉलर नहीं है, मिलियन डॉलर है। एक चौथाई एक बिलियन का उससे देश चल जाएगा क्या? अगर एक निकल भी गया, चलो टैंकर मैं मान गया, चलो एक VLCC निकल भी गया, उससे क्या होगा? एक वेरी लार्ज क्रूड कैरियर निकलने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। तो इस बात पे अपना छाती मत पीटिए। यूएसए का ब्लॉकेड ही है जो ईरान को आज कमजोर समझ लीजिए या फिर नाजुक मोड़ पे ले आया है कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इकोनॉमी बिल्कुल खत्म है। वो हाल कर चुका है यूएसए। अब अगली स्लाइड में आपको मैं ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली सबसे पहले तो मेरे ख्याल से यूएस के ऊपर है, यूएस कैसे टेंशन अब झेल रहा है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं कि ईरान स्टैंड ऑफ कुड लीव ट्रंप
वर्स ऑफ देन बिफोर ही वेंट टू वॉर। कह रहा है कि ईरान का ऐसे खड़े रहना बिना किसी डील के या कोई भी मतलब कि सीज फायर, ईरान के सीज फायर में और ईरान के अड़े रहने में ट्रंप को उतना ज्यादा नुकसान हो रहा है जितना कि वॉर से पहले था, उससे ज्यादा हो चुका है। ट्रंप फेसेस पॉलिटिकल फॉलआउट एज वॉर गोल्स रिमेन अनमेट एंड इकोनॉमिक प्रेशर्स माउंट। ये वॉर गोल्स अनमेट, गोल्स क्या थे किसी को अभी तक पता है? गोल्स क्या थे यूएसए के? किसी को कुछ नहीं पता। मैं तो पिछले 2 महीने से यही कह रहा हूँ, यूएसए को तो अपने गोल्स ही नहीं पता नहीं कौन से गोल्स की बात कर रहे हैं। चलिए, ईरान लेवरेजेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल अनबोल्डेड डिस्पाइट मिलिट्री सेटबैक्स, एनालिस्ट वार्न ऑफ प्रोलॉन्ग डेडलॉक रिस्किंग अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेन्ड यूएस अलायंसेस। प्रोलॉन्ग डेडलॉक रहेगा मतलब अमेरिका वहां पर अपना ब्लॉकेड लगा के रखेगा और इसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगी, मतलब छुटमुट चलेगी फिर बंद होगी फिर चलेगी फिर बंद हो जाएगी, लाइक रशिया एंड यूक्रेन। और वो भी तो फ्रोजन ही है ना, कुछ हो थोड़ी ना रहा है वहां पर क्या हो रहा है। ऐसा ही कह रहा है कि इसको बहुत मतलब कि काफी हद तक लोगों को लग रहा है कि इट विल बी अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट जस्ट लाइक रशिया एंड यूक्रेन। More than 2 months into the conflicts that has failed to deliver a decisive military or diplomatic win, President Donald Trump faces the risk that a standoff with Iran will drag on indefinitely and leave an even bigger problem for the US and the world than before he launched the war. With both sides outwardly confident that they hold upper hand and their positions far apart, there is no obvious off-ramp in sight even as Iran submitted a fresh proposal दिया है 14 पॉइंट्स का। आगे जाकर मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो मेरे सोर्सेज ने बताया है। टू रीस्टार्ट नेगोशिएशन, ट्रंप क्विकली रिजेक्टेड इट ऑन फ्राइडे। पहले रिजेक्ट कर दिया था फ्राइडे को, लेकिन फिर उसने कहा था आई एम कंसिडरिंग। तो ये अपनी बात तो पलटता रहता है, आपको पता ही है, बट मैं बता दूं कि ये कंसिडर कर रहा है ट्रंप। आगे कहता है फॉर यूएस प्रेसिडेंट एंड हिज रिपब्लिकन पार्टी द इम्प्लीकेशंस ऑफ ए कंटिन्यूड इम्पैस आर ग्रिम as unresolved conflict would likely mean the global economic fallout, including high US gasoline prices, will persist, putting further pressure on Trump, whose poll numbers are falling, and darkening Republican candidate prospect ahead of November midterm congressional। ये तो आपको पता ही है, उसके जो पोल नंबर है वो हमेशा अभी तक गिरते ही जा रहे हैं, वो बढ़ने का नाम नहीं ले रहे। With his next steps uncertain and no clear endgame, Trump in private meeting raised the prospect of prolonged naval blockade। ये मैंने आपको बताया था, ये डेडलॉक लिखा है ना, ये वही है। Possibly for months, aimed for further squeezing of oil exports and forcing it to reach a denuclearization agreement, a White House official said. At the same time, he has left door open for resuming military action. इसके लिए भी अभी पीछे हटा नहीं है। The US Central Command has prepared option for a short and powerful, छोटा करेगा लेकिन कह रहा है इतना पावरफुल होगा, सीरीज ऑफ स्ट्राइक as well as for taking over a part of state to reopen shipping. With negotiation deadlocked, some analysts have suggested that war could dissolve into a frozen conflict that would defy a permanent solution that could prevent Trump from significantly sealing down forces in Middle East. The Iranians, however, are mindful of Trump's domestic troubles and may be prepared to wait him out. The question remains how long they can stave off economical calamity. इसके बारे में डिटेल में आगे जाकर बताऊंगा मैं कि कितनी इकोनॉमिकल क्लैमिटी आ रही है। ईरान इज इन फ्रैक्चर और फोल्डिंग, इट्स पेइंग फॉर टाइम, अ सीनियर फेलो सेड। अब क्या है कि इसमें देखिए 2-3 पॉइंट है। एक तो इकोनॉमिकल क्लैमिटी के बारे में यहां पर लिखा है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। दूसरी चीज यहां पर लिखा है कि ये जो शॉर्ट एंड पावरफुल है ना, इसके बारे में मैं आपको छोटा सा बताता हूं। ये शॉर्ट एंड पावरफुल ये करने का सोच रहे हैं और इसकी प्लानिंग भी कर रहे हैं। आपको मैं अपने अगले लाइव अपडेट में ये बताऊंगा जो कि वेडनेसडे को होगा कि ये जो शॉर्ट एंड पावरफुल है इसके लिए यूएसए एंड मिडिल ईस्ट कैसे तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है शॉर्ट एंड पावरफुल के लिए। होगा नहीं होगा मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं, जहां तक मुझे लगता है नहीं होगा। टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, ऐसा मेरा मानना है कि ये कुछ भी अब एस्केलेशन या मिलिट्री एक्शन मुझे नहीं लगता अब होगा। लेकिन इसकी तैयारी क्या कर दी है इन लोगों ने, मैं आपको वो जरूर बताऊंगा। कैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिचार्ज करे जा रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, कैसे यूएसए अपने बेसिस को वापसी रिस्ट्रक्चर कर रहा है। ये जितना भी टाइम वो ले रहा है वो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ले रहा है, और जितने भी आपके जितने भी हथियार हैं वो उसको रिफिल किया जा रहा है मिडिल ईस्ट को। इवन मिडिल ईस्ट को बेचा भी जा रहा है हथियार। इस चीज पर भी बवाल हो चुका था यूएसए कांग्रेस में। कांग्रेस के अप्रूवल के बिना 8 या $8.5 बिलियन के इन्होंने हथियार ट्रम्प साहब ने बेच दिए बिना पूछे। उस पर बवाल है। तो मतलब कि रिचार्जिंग और रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन इनके सारे बेसिस पे चल रही है। तो ये तैयारी तो कर रहे मिलिट्री एक्शन की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री एक्शन होगा।
दूसरी बात आती है ईरान के इकोनॉमिक फॉल डाउन की। तो आप मान के चलिए कि इकोनॉमिकली ईरान बहुत ज़्यादा अब चरमरा गया है। अब ईरान खुद से आगे आकर प्रपोजल्स लेके आ रहा है। आप मान के चलिए अपने आप ही वो पाकिस्तान गए गए या फिर भेजा, और वहां पर उन्होंने अपना अगला प्रपोजल भेजा है अगेंस्ट द 9 पॉइंट्स ऑफ यूएसए दैट यूएसए गेव टू पाकिस्तान। ईरान गेव इट्स 14 पॉइंट्स प्रपोजल कि आप इस चीज़ पे सर प्लीज़ बात करिए, हम बात करने को तैयार हैं। जितने भी डिप्लोमेटिक सेक्शन हैं ईरान का, आईआरजीसी के खिलाफ जाकर वो ये सब कार्य काम कर रहे हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक सेक्शन अच्छे से जानता है कि ये इकोनॉमिकली हम ज़्यादा दिन झेल नहीं पाएंगे। इट इज़ हर्टिंग ईरान अलॉट। वो कैसे है अब आपको मैं अपनी अगली स्लाइड पे बताऊंगा। इस पे आते हैं हम अगली स्लाइड पे। यहां पर ये कहता है कि ट्रंप सेज यूएस could restart Iran strikes if they misbehave. Iran wants to end the US blockade, nuclear talks postponed. Trump has made Iran nuclear deal a priority. US and Israel have suspended bombing for 4 weeks. यहां पर देखिए ट्रंप साहब का ट्वीट है, I will soon be reviewing the plan that Iran has just sent to us. मैंने कहा था ना, पीछे कहा था कि एकदम रिजेक्ट कर दिया था, अब यहाँ पर लिखा है कि I will be reviewing the plan. तो आपको पता ही है ये बात पलटने में तो नंबर 1 है. But can't imagine that it would be unacceptable in that they have not yet paid big enough price for what they have done to humanity and the world over the last 47 years. Thank you for attention. कह रहा है कि अभी तक इन्होंने इतना प्राइस पे नहीं करा कि मैं इतनी जल्दी उनकी बात मान लूं। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहता है सैटरडे को दैट ही हैज बीन टोल्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डील विद ईरान बट वाज वेटिंग फॉर द एग्जैक्ट वर्डिंग व्हाइल वार्निंग देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ restarting strikes of the country if the Tehran misbehave. A senior Iranian official said on Saturday that an Iran proposal so far rejected by Trump would open shipping in the Strait of Hormuz and end the US blockade Iran while leaving talks on Iran nuclear program for later. Reuters and other news organizations reported over the past week that Tehran was proposing to reopen the strait before nuclear issues are resolved. The official confirmed that the new timeline had now been spelled out in a formal proposal conveyed to the United States to mediator Pakistan. While repeatedly he is in no hurry, Trump is under domestic pressure to break Iran hold on strait. ये पिछले आपको स्लाइड में मैंने बता दिया, 20% ऑफ ये कर दिया है. Speaking on the condition of anonymity to discuss, the senior Iran official to Tehran believed its latest proposal to shelve nuclear talks for a later stage has significant shift aimed at facilitating an agreement. Under the proposal, the war would end with a guarantee that Israel and United States would not attack again. अब मैं आपको सीधा अगली स्लाइड पे ले चलता हूं जहां पर वो ये अल जजीरा की है, ये उनके सोर्सेज से खबर आई है, ये एग्जैक्ट यही होंगे, इसका कुछ पुख्ता नहीं है, अल जजीरा ने भी यही लिखा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हो सकता है मोटा मोटा यही पॉइंट्स हैं. ईरान ने अपना जो अगला प्रपोजल भेजा वो 3 पॉइंट से भेजा, 3 फेज में, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. अगर फेज 1 की बात करें तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले फेज में हम लोग अपने पीस टॉक में सबसे पहले तो हम कंप्लीटली एंडिंग द वॉर विद इन 30 days अक्रॉस द रीजन, establishing an international framework to ensure war does not resume, entering a mutual Iranian-American non-aggression pact. The pact should include Iran's regional allies and Israel. यहां से ये इसका कंटिन्यूशन में, ग्रेजुअल रीओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ईरान क्लियरिंग माइंस विद पॉसिबल यूएस सपोर्ट, और ग्रेजुअल लिफ्टिंग ऑफ द ब्लॉकेड ऑन इरानियन पोर्ट्स इन लाइन विद द रीओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट, विड्रॉल ऑफ यूएस फोर्सेस फ्रॉम अराउंड ईरान एंड एंडिंग द मिलिट्री बिल्डअप. अब ये कह रहा है कि सबसे पहले तो आप 30 दिन के अंदर अंदर इस जंग को खत्म करो, ये सीज फायर नहीं होगी, जंग खत्म होगी 30 दिन के अंदर अंदर, और ऐसा फ्रेमवर्क बनाओ कि ये जंग वापस कभी शुरू ना हो. उसके बाद कह रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक नॉन एग्रेशन पैक्ट होगा जिसमें ईरान के एलाइज भी होंगे और इजराइल भी होगा. अब उन्होंने इजराइल को रखने को इसलिए कहा है कि क्या होता है कि कभी कभी यूएसए पैक्ट ले लेता है लेकिन इजराइल उसको बैक नहीं करता, और इजराइल इंडिविजुअली जाकर कंट्री पे अटैक करने लग जाता है, तो इसलिए कहा था कि इस पैक्ट में इजराइल को भी इंक्लूड किया जाए. कह रहा है कि ग्रेजुअल ओपनिंग होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की, और यूएसए, ईरान और यूएसए मिलकर माइंस को क्लियर करेंगे, और ग्रेजुअल लिफ्टिंग ऑफ द ब्लॉकेड ऑन ईरानियन पोर्ट्स. ये ब्लॉकेड जो है ना, ये ब्लॉकेड ही तो ईरान को यहां पर बैठने पे मजबूर कर रहा है. ये ब्लॉकेड ही है यूएस का जिसने इनकी ऐसी कर रखी है. फिर ये कहता है कि यूएस फोर्सेस को ईरान के आसपास से हटाओ, मतलब यूएस बेसिस को हटाओ. अब बिल्कुल ही आसपास से हटाने को कह रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट से कह रहा है, ये अभी कंफर्म नहीं है, बट खबर मोटी मोटी ये है.
फेज 2 में आ जाते हैं हम। फेज 2 में ये कह रहा है पॉसिबल फ्रीज ऑन ईरानियन यूरेनियम इनरिचमेंट फॉर अप टू 15 ईयर। 15 साल तक आ गए हैं। मेरे ख्याल से यूएस ने पहले 20 साल का था, ईरान ने 5 साल का था। ईरान ने कहा था हम 5 साल तक कर देंगे, यूएस कह रहा था 20 साल तक करो, लेकिन अब ये बीच में कह रहा है 15 साल तक तो ये आ ही गए हैं, मेरे ख्याल से 20 पे भी आ ही जाएंगे। आफ्टर 15 ईयर्स ईरान वुड रिज्यूम एनरिचमेंट एट 3.6%। ये मेडिकल ग्रेड का होता है एनरिचमेंट। और अभी तक जो ईरान अपने 450 किलो का जो कर चुका है, उसको कर चुका है 60% तक एनरिच, और 90% तक बॉम्ब बनाने का हो जाता है। ये एनरिचमेंट का पूरा चार्ट है। नो डिसमेंटलिंग और डिस्ट्रॉइंग ऑफ न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने कहा था ये कभी भी नहीं हटाएगा क्योंकि इतनी मेहनत से बना है इतने सालों में। लुक्स एट ओपिनियन फॉर ईरान यूरेनियम स्टॉक पाइल्स इंक्लूडिंग ट्रांसफर अब्रॉड। अभी कह रहा है कि मैं अपना जो स्टॉक पाइल है वो अब्रॉड ट्रांसफर करने को तैयार हूं। इसका ये सेकंड पार्ट ये रहा, डिमांड्स अ क्लियर मैकेनिज्म फॉर लिफ्टिंग सैंक्शंस इन एक्सचेंज फॉर न्यूक्लियर मेजर्स। अभी एक सैंक्शन हटाने को कह रहा है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है तो उसको स्टार्ट करने के लिए सैंक्शन हटाने पड़ेंगे। सैंक्शन रिलीफ टू इंक्लूड द ग्रेजुअल रिलीज ऑफ फ्रोजन फंड। ये फ्रोजन फंड अब देख रहे हैं, ये फंड्स, ये ब्लॉकेड, ये सैंक्शंस, ये क्यों इकोनॉमिकल फेज पे आ रहे हैं ये लोग? क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था अब बिल्कुल उस मोड़ पर खड़ी हो गई है कि कभी भी वो गिर सकती है, और इतनी बुरी तरीके से गिरेगी कि रजीम तो छोड़ो, देश ही नहीं बच पाएगा। रजीम तो बहुत दूर की बात है, रजीम तो सब गया भाड़ में, देश ही नहीं बच पाएगा। ये हाल हो जाएगा देश का। उस पॉइंट पर आ गए हैं। तभी आप अपने पीस टॉक्स में इकोनॉमिक्स की चीजें देख रहे हो, आप कितनी इकोनॉमिकल चीजें लेके आ रहे हैं पैसे से रिलेटेड। भाई ब्लॉकेड हटाओ, मेरा तेल भेजो, मेरे सैंक्शंस हटाओ, मेरे को सामान आने दो जाने दो, मेरे फ्रोजन फंड्स को खोलो। क्यों हो रहा है ये सब? ये सब यूएस के ब्लॉकेड के बाद से हुआ है। क्यों? क्योंकि यूएस के ब्लॉकेड से पहले तो ईरान तेल पहले से भी ज्यादा बेच रहा था, तो दिक्कत तो आ नहीं रही थी। अमेरिका ने अब जो वार करा है सीधा उसके पैसे पर करा है, उसके फंड्स पर करा है। अगर आपको पीछे याद हो तो उसने उसके जितने भी क्रिप्टो करेंसी थी उसको भी ब्लॉक कर दिया। पूरी तरीके से इकोनॉमिकली शैटर करने के लिए अमेरिका उस हद तक आ गया है। इसका नाम ये भी रखा, नहीं इकोनॉमिक फ्यूरी नाम रखा ना इसने अपने इस ऑपरेशन का, इकोनॉमिकली ईरान को डैमेज करने का। इकोनॉमिक फ्यूरी बिल्कुल सही नाम रखा, इकोनॉमिक फ्यूरी ही दिखा रहा है वो। तो ये ब्लॉकेड ही है जिसने ईरान को यहां तक लिया है। यही ब्लॉकेड अगर ईरान को ये पहले कर देता तो इतनी इस पोजीशन में आने की जरूरत ही ना पड़ती। बट यूएस का ब्लॉकेड कमेंडेबल है, इट इज कमेंडेबल आई शुड से। तीसरे फेज पर आते हैं। तीसरे फेज पर ईरान कह रहा है ईरान वुड एंटर अ स्ट्रेटेजिक डायलॉग विद अरब एंड रीजनल पार्टनर्स टू बिल्ड रीजनल सिक्योरिटी। अब ईरान कह रहा है कि मैं स्ट्रेटेजिक डायलॉग करूंगा और ईरान को रीजनल सिक्योरिटी मिडिल ईस्ट में लेके आएंगे। अब मिडिल ईस्ट का तो मैंने आपको बता दिया कि ईरान कैसे अपनी उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से चरमरा गई है, घुटने पर ईरान आने पे मजबूर हो गया है। अब हम थोड़ा यूक्रेन की बात कर लेते हैं कि यूक्रेन इस मिडिल ईस्ट के वॉर से कैसे उभर के निकल के आया है। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना। नॉट मोर एनी मोर, यूक्रेन हिट्स 2 शैडो फ्लीट टैंकर्स कैरिंग ऑयल नियर रशिया, लॉन्चेस 300 ड्रोन्स। Volodymyr Zelensky on Sunday said that the military forces have struck 2 shadow fleets oil tanker near the entrance to Russia Black Sea port of Novoska, highlighting Kyiv's continued focus on disrupting Moscow's energy network. Our warriors continue to apply sanctions against the Russian shadow oil fleet. They hit 2 such vessels in the water at the entrance to the port of Novoska. These tankers were actively used to transporting oil, not anymore, Zelensky said. Ukraine long-range capabilities will continue to develop comprehensively. अभी कह रहे हैं ना डेवलप कॉम्प्रिहेंसिवली, ये कैसे हुआ मैं अभी आपको बताता हूँ। दिस कम्स आफ्टर रशियन डिफेंस मिनिस्टर सेड इट्स एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टेड 334 यूक्रेन ड्रोन्स ओवरनाइट अक्रॉस अराउंड 15 रीजन इंक्लूडिंग नियर मॉस्को and Leningrad region, home to St. Petersburg. No casualties were reported. In recent weeks, Ukraine drones have repeatedly targeted key Russian energy sites. The oil refinery and export terminal to pass a Black Sea about 450 km from the front line has been hit 4 times in last 2 weeks, triggered fire, evacuations and large plumes of smoke. अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, ये कह रही है कि यूक्रेन जो है ना अब दबाकर रशिया पे हमला करने लगा है। अब ये जो कह रहा है ना कि मैं अपनी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की कैपेबिलिटी को डेवलप करता रहूंगा, अब ये डेवलपमेंट का गूदा कहां से आ रहा है भाई के अंदर? ये यहां से आ रहा है, ये यूरोपियन काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन का, जिन्होंने अभी $90 बिलियन का यूरो का फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया, मोटा मोटा $105 बिलियन। ये खबर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि जब ईयू का
तेल की सप्लाई जो कि इस वॉर में खराब कर दी थी इन दोनों के जंग ने, उस पे जब खराब हो गई थी तो उसको ईयू ने बोला कि भाई इसको रिपेयर करा जाए, क्योंकि ईयू के पास तेल नहीं पहुंच रहा है, एनर्जी नहीं पहुंच रही है, गैस नहीं पहुंच रहा है, उसकी वजह से रेट्स काफी हाई हो रहे हैं और पब्लिक सड़क पे आ रही है। तो ईयू ने कहा कि भाई इसको फटाफट ठीक करा जाए ताकि हमारे यहाँ पर वापसी ऑयल आना शुरू हो। कह रहा ईयू ने बोला कि अगर आप, एक्चुअली ये लोन तो काफी टाइम पहले ही सैंक्शन हो चुका था, लगभग साल 1.5 साल पहले, लेकिन वो रिलीज नहीं कर रहे थे ये जो लोन है या जो भी आप असिस्टेंस मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी था ये। तो लेकिन उन्होंने कहा था कि ये पैसा मिलेगा तब जब आप हमारी ये लाइन को चालू करेंगे, जब तक ये लाइन चालू नहीं होगी आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। तो उसने फटाफट जेलेंस्की ने ये लाइन को रिपेयर कराया और रशिया से ऑयल जाना शुरू हुआ टुवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी और उसके आसपास का। अब ये पैसा जब से आने लगा, ये कम से कम 1.5-2 हफ्ता हो चुका है और इनके ड्रोन्स अटैक फिर से शुरू कर दिया है यूक्रेन ने। अब हम सबकी सबसे पहली जो थॉट आया था ना 28 फरवरी को, जब ये 2-3 दिन इस वॉर को हो गए थे, 28 फरवरी को शुरू हुआ था, 2-3 मार्च को हम लोगों ने कहा था कि अब होगा ये कि यूएसए का सारा ध्यान चला जाएगा टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट। यूरोपियन कंट्रीज स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने की वजह से क्रिपल कर जाएंगे, क्योंकि एनर्जी पहुंचेगी नहीं, मिडिल ईस्ट से वहां जाएगा नहीं सामान, ईरान जाने नहीं देगा। चाहे आप मान के चलो कि सऊदी अरब और यूएई आपका स्विस कैनाल से निकाल के यूरोप में भेज सकते हैं मेडिटेरियन थ्री के थ्रू, लेकिन फिर भी इतना सामान नहीं जा पा रहा है जितना स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे भी डिपेंडेंसी है। तो रेट बढ़ गए, ईयू में क्राइसिस आया, ईयू फंड पहुंचा नहीं पाएगा यूक्रेन को, यूएस अपना फंड ब्लॉक कर देगा, यूक्रेन को देगा नहीं, हथियार भी नहीं देगा, प्लस वहां से उठा के और ले आएगा। तो हम सब ने सोचा था कि भाई अब रशिया यूक्रेन पे और हावी हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन अब कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसको बैकिंग नहीं मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये, ईयू ने उसको फंड दे दिया, ये बोलकर कि आप हमारी तेल की सप्लाई शुरू करो, मैं आपको फंड दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है, ये फंड आया कहां से? मेरी अगली स्लाइड आपको यही बताएगी कि ये फंड आया कहां से और कितने शातिर तरीके से ईयू ने मिलकर कैसे ये गेम खेली है रशिया के अगेंस्ट यूएसए को बैकआउट करने के बाद। यहां लिखा है द ईरान वॉर हैज स्ट्रेंथन यूक्रेन इन सरप्राइजिंग वेज, कुड अ सीज फायर विद रशिया बी क्लोजर? व्हेन Ukrainian President Zelensky seriously faced clad in black strolled down a lilac carpet in Saudi Arabia in March, it marked a moment in US-Israeli war in Iran, rather unexpected one. Zelensky, who carries a weight of Ukraine's own war with Russia on his shoulder, has been seizing the moment, flying to the Gulf, publicly showcase the international value, markedly by Kyiv's learned on the battlefield military now to drone. Ukraine says it is now signed deals with Saudi Arab से deal sign करी है, देखिए भाई ने यूएई से साइन करी है और कतर से भी साइन करी है। ऑल हिट बाय इरानियन मिसाइल्स एंड ड्रोन रिसेंट वीक टू शेयर ड्रोन एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजीज, टाइटनिंग अलायंसेस एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम बिजनेसेस. इट होप डिफेंड डील्स विद वेल्दी यूएस allied countries. We want to help defend themselves as we will continue building such partnership with other countries. अब कितने की साइन हुई है? यूक्रेन साइन 2 substantial defense coordination agreement with European allies in April. One was with Norway, $8.6 billion as part of $28 billion package support till 2030. The other was with Germany, including various types of drones, missiles, software, modern defense system up to 4.7. As the Gulf states, Zelensky said he hoped for the to help defending Ukraine against Russia, particularly because at the moment US and the less military hardware available to sell to the Europeans to help Ukraine as Washington burns through supplies in the Middle East. Trump responds when asked about redirecting weapons. We do all the same. Sometimes we take our from one and we use for another. हम कहते हैं हम ऐसे ही करते रहते हैं, कभी हम एक से निकाल के दूसरे में डालते रहते हैं। अब हुआ क्या है, सबसे मेन बात, यूक्रेन क्या कर रहा है? यूक्रेन जा रहा है मिडिल ईस्ट, वहां जाके कर रहा है डील और उनको ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं। फिर यूक्रेन जा रहा है ईयू, मतलब ऑब्वियसली ईयू में ही आता है यूक्रेन, तो ईयू की कंट्रीज में जा रहा है, वहां जाकर कर रहा है डील। $28 बिलियन की एक डील करी है भाई ने, जमा $8.6 बिलियन की एक डील करी है भाई ने, जमा $4 बिलियन की एक डील करी है भाई ने। इस सब के अलावा ईयू से लोन लिया है $105 बिलियन का भाई ने अलग से। इन सब के अलावा भाई ने मिडिल ईस्ट से भी डील्स करके पैसा कमाया। तो यूक्रेन का जो फंडा है ना, वो मिडिल ईस्ट की वॉर से बहुत तगड़ा क्लियर हो चुका है।
उसने कहा है कि हमने भाई इस वॉर से, रशिया की वॉर से 4 साल में जो सीखा है उसकी नॉलेज को इन सबको बेचो। क्यों ये काम भी क्यों आ रही है नॉलेज? क्योंकि ईरान और रशिया का टाई अप है ड्रोन्स बनाने में। वही शाही ड्रोन्स रशिया यूक्रेन पे मारता है, वही शाही ड्रोन्स ईरान मिडिल ईस्ट पे मार रहा है। तो ये नॉलेज आ गई सारी काम में, और यही नॉलेज का फायदा उठाकर भाई ने पैसे खूब अलग कर लिए। ये तो हो गई सारी बिजनेस डील। अब हम आते हैं उस 105 बिलियन डॉलर की जो असिस्टेंस ईयू ने यूक्रेन को दी है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात जो नजर आता है कि ये देखिए, रियल पावर यूरोपियन डिफेंस सिस्टम से, यूरो क्लियर सिस्टम से यूएसए की इंटेलिजेंस यूक्रेन को मिल रही है। गल्फ का अलायंस हो चुका है, यूक्रेन इटसेल्फ बहुत ताकतवर हो चुकी है। कि यूक्रेन को जो पैसा इन लोगों ने दिया है ना, वो बेसिकली कहां से आया है? ईयू की कंट्रीज ने इस पैसे को स्टॉक मार्केट से अपने जो फंड्स हैं उसको बेल आउट करके उठाया। मतलब कि अपने बॉन्ड्स को बेल आउट करा, फंड रेस करा, उस फंड को यूज करके आपने यूक्रेन को दिया जंग लड़ने के लिए। लेकिन जब उस फंड की के रास्ते को देखा गया, मतलब कि फंड का लिंक देखा जाता है ना कि फंड पीछे से आया कहां से है, ज्यादातर जितने भी फंड वहां से निकल के आए हैं ना, वो यूएस बैक्ड कंपनीज हैं। जो उस फंड को बेल आउट से ले रही हैं और यूएस यूक्रेन के ईयू के थ्रू दे रहे हैं आपको यूक्रेन को। अब ये सारा फंडा हो क्यों रहा है? सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि रशिया के आप ऑयल के ठिकानों को मार सको। आप टाइमिंग्स देखो, आप इस फंड को मिलने की टाइमिंग्स देखो। ये टाइमिंग्स मिल ही तब रही है यूक्रेन को जब रशिया खूब सारा तेल इस मिडिल ईस्ट के क्राइसिस पे बेच रहा है दुनिया को, ताकि दुनिया में ऑयल के प्राइसेस भी स्टेबल हो सके, प्लस रशिया भी पैसा कमा सके। लेकिन वहां से पैसा अब देखिए, दुनिया की नजर में अमेरिका ने पैसा देना यूक्रेन को बंद कर दिया है, प्लस सपोर्ट भी खींच लिया है दुनिया की नजर में ट्रंप ने। लेकिन आपको पता है यूएसए इज नॉट ट्रंप एंड ट्रंप इज नॉट यूएसए। यूएसए में और भी बहुत ताकतें काम करती हैं जिनको कोट अनकोट डीप स्टेट कहते हैं। तो इन डीप स्टेट की ताकतों ने ईयू के थ्रू पैसा इन्फ्यूज करा है, ईयू की स्टॉक मार्केट से बेल आउट करवा के पैसा इन्फ्यूज करा है। वो पैसा 105 बिलियन डॉलर के वो राशि इसको दी गई है आपकी यूक्रेन को। और यूक्रेन टारगेटली रशिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है ताकि रशिया का पैसा ना बन पाए और रशिया कहीं ना कहीं इस युद्ध से अपना फायदा ना निकाल पाए। तो ये पूरी स्टोरी है जो ये यूक्रेन की कहानी में चल रही है। दुनिया की नजर में यूक्रेन को ताकतवर दिखाया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट की वॉर से यूक्रेन ताकतवर हुआ है, ऐसा नहीं है। कई हद तक है भी सही, जो मैंने आपको छोटा मोटा बताया कि अपनी नॉलेज को बेच के ये सब कर रहा है वो ठीक है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि डीप स्टेट इस चीज में बहुत तगड़े तरीके से काम कर रहा है अगेंस्ट रशिया, ताकि वो इस चीज में फायदा ना उठा पाए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कवर करके ये बताया कि ईरान और यूएसए की वॉर में कैसे ईरान अब अपने घुटनों पर आता हुआ नजर आ रहा है। ईरान चाह रहा है कि अब कैसे ना कैसे कर यूएसए के साथ एक डील हो जाए ताकि इस वॉर को खत्म करा जा सके और अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बचाया जा सके। दूसरा यूएसए का तो मैंने आपको बताया ही है कि यूएसए मिड टर्म को फेस करने वाला है। तो ट्रंप साहब चाहेंगे, उनकी रिपब्लिकन पार्टी भी चाहेगी कि इस वॉर को जल्दी से जल्दी विद अ सेफ एंड रिस्पेक्टेबल विंडो हम इस जंग से बाहर निकल जाए, ताकि हमारी कंट्री में नाम भी हो, नाम भी खराब ना हो और वॉर भी खत्म हो जाए। फिर मैं आपको लेकर गया यूक्रेन में, जिसको मैंने आपको यह बताया कि जो इस युद्ध में मिडिल ईस्ट की वॉर में ताकतवर बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उस ताकत के पीछे कैसे डीप स्टेट काम कर रहा है ताकि वो रशिया को टारगेट कर सके। आशा करता हूं आपको वीडियो में समझा पाया हूंगा। वीडियो में सारा कुछ अगर आपको समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज 4 तारीख है, आज हमारे यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं। उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो आज सुबह डाली थी यूट्यूब पे, उसको जरूर देखें, जिसमें मैंने ये बताया है कि आज के इलेक्शन के जो मायने हैं वो जियोपॉलिटिकली इंडिया के कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और ऊपर कार्ड में भी आपके पास आ रहा होगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि ये इलेक्शंस कितने वाइटल थे इंडिया के लिए। तो करते हैं आज की वीडियो को ख़त्म, और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।